60 से ऊपर जगहों पे G20 की मीटिंग्स हुई। 1 लाख से ऊपर लोग पूरे विश्व से भारत में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भारत में जगह जगह पे गए। अंडरमाइन करना है, G20 में कह रहे थे कि फेल हो जाएगा। विपक्ष के नेता के नाते हम अपना एक कर्तव्य करेंगे देश के लिए और संसार के लिए। ये मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग कनेक्शंस, अलग अलग जगह, अलग प्रेशर, कोई किसी को अपनी ओर खींच रहा है, कोई किसी को दूर कर रहा है, ट्रायंगुलेट कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है इस समय दुनिया में। एवियर एजुकेशनल हब और युवा क्रांति सेना के द्वारा कॉलेज सभागार में भारतीय अर्थव्यवस्था पर G20 के प्रभाव को लेकर Y20 टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक विषय के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल और द इमेजिन इंडिया के इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रोविंदर नाथ सचदेव ने अपने विचार रखे और छात्र छात्राओं को बताया कि किस तरह सभी छात्र छात्राएं अपने करियर के साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऑर्डर का शब्द का मीनिंग जो इंप्लाई करता है, कुछ फिक्स्ड सिस्टम है। देयर इज अ ऑर्डर टू थिंग्स, राइट। मानिए 2-3 कंट्रीज हैं सुपर पावरफुल, बाकी सब अपनी जगह में फिट हो रखी है, तो एक ऑर्डर है। द वर्ड ऑर्डर इंप्लाइज दैट। तो 2020 से पहले जो भी वर्ल्ड ऑर्डर था ऐसा था कुछ। अब जो दुनिया बन रही है, मेरे विचार से इसको डिस्क्राइब करने का, दुनिया एक मैट्रिक्स बन रही है। इस मैट्रिक्स में सब आपस में कनेक्टेड भी है, नई पार्टनरशिप बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कोई किसी पे प्रेशर डाल रहा है, कोई किसी पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम मेरे से दोस्ती ज्यादा करो या उससे मत करो इत्यादि। कनेक्शंस है आपस में, एनर्जी सप्लाईज के, मानो सप्लाई चेन्स की बात होती है। तो ये एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन रही है अभी। मुख्य अतिथि गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि एक समय था जब लगता था कि देश में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सफल नहीं होगा, लेकिन आज हमारा देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अलग छाप छोड़ रहा है। जल्द ही भारत विश्व गुरु बनेगा और इसमें अहम भूमिका आज की युवा और भावी पीढ़ी की होगी। देश में हो रहे बदलावों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का समय। मतलब ये मेरा दूसरा मेरे ख्याल से कार्यक्रम है। एक बार मैं अरविंद गुप्ता जी के साथ ही डिजिटल इनिशिएटिव पे बहुत पहले आया था, लगभग मेरे ख्याल से 2015-16 की बात है शायद, हाँ 16 की। तो किस तरह से उस वक्त डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव देश में नया शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री का बहुत अपने आप में वह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरफ था। और हमने सुना भी होगा कि कई लोग इस वक्त बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन वगैरह कैसे है। लेकिन आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने जिस तरह से भारत की जन कल्याण। एवियर एजुकेशनल हब के चेयरमैन संदीप सिंह ने कहा कि अब समय है कि देश में हो रहे अहम बदलाव को छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जाए ताकि उनके लिए करियर चुनने की राह आसान हो सके। इस अवसर पर डायरेक्टर कनिका सिंह, युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष अविनाश सिंह सखा, एक पहल संस्थापक की विभा चुग, राहुल शर्मा और निधि जैन मौजूद थीं। जनहित टाइम्स के संवाददाता अजीत शाक ने गोपाल कृष्ण अग्रवाल से खास बातचीत की। अभी दिल्ली में G20 खत्म हुआ है, वहीं पर अभी हम नोएडा में मौजूद हैं जहाँ Y20 ऑन टॉक, और इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस पर G20 की इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक्स को लेकर G20 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे नॉलेज है इनको। सर, G20 अभी दिल्ली में खत्म हुआ है, तो उससे क्या देश की इकोनॉमिक्स पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, G20 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और मेरे साथ ये कॉलेज एवियर कॉलेज के चेयरमैन साहब भी हैं और यहाँ पे बच्चों का यह कार्यक्रम हुआ। ये Y20 का इनिशिएटिव इस कॉलेज में इनके नेतृत्व में हुआ है। तो जिस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था भारत की तरफ मुखातिब हो रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे नए नए एरियाज़ के अंदर इनिशिएटिव के लेके बजट के अंदर प्रावधान की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में बड़ा काम कर रहे हैं। और विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं और जो विश्व जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो
काम चल रहे हैं उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ रही है। और दिल्ली डिक्लेरेशन जिसके अंदर बहुत सारे विषय सरकार ने उसको समाहित किए हैं कंसेंसस लेके, चाहे वो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ वेलफेयर स्कीम्स को विश्व के सामने ले जाने की बात हो, या ग्लोबल ग्रीन अलायंस की बात हो, जो कार्बन एमिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में आगे बढ़ने की बात है। इन सब चीज़ों में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडरशिप एज्यूम की है। और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाले समय में इन सब इनिशिएटिव के कारण जियोपॉलिटिकल लेवल पे भारत विश्व लेवल पे उसकी जो पोजीशनिंग है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में वो आगे बढ़ेगी। सर G20 2023 में ऐसा क्या खास था, क्योंकि विपक्ष पार्टी इस पे भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि G20 तो काफ़ी समय से होता आ रहा है, हर साल किसी ना किसी कंट्री में G20 होता है, तो इस साल 2023 में भारत में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है? देखिए, इस बार एक तो 60 से ऊपर जगहों पे G20 की मीटिंग्स हुई, 1 लाख से ऊपर लोग पूरे विश्व से भारत में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भारत में जगह जगह पे गए। उन्होंने भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत का जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसको देखा और वो वैश्विक रूप से उन चीज़ों को लेके पूरे जगह जगह जाएंगे तो भारत की एक तरीके से गरिमा, भारत का स्वाभिमान, भारत का जो इमेज है वो उसमें एकदम पूरी तरह बदलाव आ गया है। एक समय था जब भारत को गरीबी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्नेक चार्मर की तरह से देखा जाता है। अब भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन या चिप टेक्नोलॉजी, IT हब, इन चीज़ों के रूप में देखा जाने लग रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है विश्व की नज़रिया में भारत के लिए। विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, और जनता के लिए क्या मैसेज है G20 के बाद? देखिए, विपक्ष को मैं यही कहना चाहता हूं कि जब देश ऐसे मौके पे खड़ा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को विश्व गुरु के स्थान पे ले जाने का संकल्प लेके चल रहे हैं और पूरा विश्व भी इस चीज़ को मान रहा है, तो सरकार को चाहे पार्लियामेंट के अंतर्गत या बाहर सरकार के इनिशिएटिव को सहयोग करना चाहिए, उसमें भागीदारी करना चाहिए। इस तरह नहीं कि वैक्सीन, जब कोविड की त्रासदी हो तो इनिशिएटिव को, वैक्सीन के इनिशिएटिव को अंडरमाइन करना है। G20 में कह रहे थे कि फेल हो जाएगा। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी नई, जिसका अभी 19 तारीख को उद्घाटन होगा, उसके अंदर भी रोड़े अटका रहे। देखिए, भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि भारत की जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, उनमें पॉजिटिवली काम करना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद है संदीप जी, जिनसे बात करेंगे। सर, G20 अभी खत्म हुआ है दिल्ली में, इसमें भारत की इकोनॉमिक्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस G20 को ऑर्गेनाइज किया, ये अपने आप में एक बहुत तारीफ काबिल है कि आज के समय में जहां विश्व आपस में भिड़ा हुआ है, उन्होंने एक मंच पर सबको लाके खड़ा किया और एक मार्गदर्शन देने का काम किया है, जो एक अच्छे इंसान की सोच को दर्शाता है कि वो मानवता के लिए कितने तत्पर हैं, मानव सेवा, मानव धर्म के लिए वो कार्य कर रहे हैं। वो ही संदेश उन्होंने इसके माध्यम से पूरे संसार को दिया है। सर, एक बात भी विपक्ष की तरफ से और बहुत लोगों की तरफ से मैंने सुना था, कुछ न्यूज़ पोर्टल भी वो चीज़ बता रहे थे कि G20 में जो विदेशी आए हैं उनके चक्कर में आपने जो दिल्ली में झुग्गियाँ थी उनको ढक दिया गया। देखिए, ये सब कोई भी कार्य होता है उसको करने में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, और हमको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में कैसा आयोजन हुआ जिसके हम कमी को उजागर ना करके हम उसकी अच्छाइयों को उजागर करें। तो हम एक देशवासी के नाते या एक विपक्ष के नेता के नाते हम अपना एक कर्तव्य करेंगे देश के लिए और संसार के लिए। अपने कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए G20 को लेकर और लाइफ को लेकर आपका क्या मैसेज? ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। हमारा देश एक बहुत अच्छी प्रगति की तरफ जा रहा है कि आने वाले समय सिर्फ भारत का होगा संसार में,
ये अपेक्षा है हमें और इसमें हम कामयाब होंगे। आज हमारा यूथ, हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है इसमें, और यही शुभकामना मैं अपने बच्चों को देता हूं। और मैं चाहता हूं कि इतनी मेहनत करें कि देश के हर कोने कोने में नजर आए हमारा देश का बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र नाथ सचदेव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे सर Y20 ऑन टॉक और G20 के अगर हम इकोनॉमिक्स, भारत की इकोनॉमिक्स के इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं? देखिए, G20 जो भारत में हुआ, इससे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आप मानिए करीब साल भर बाद आना शुरू और होगा। और एक उसका कंपोनेंट जो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट का, वो ये है कि देखिए, जो लार्ज कंपनीज होती हैं दुनिया भर की, वो अपनी सरकारों का सिग्नल देखती हैं कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश की सरकार यानी कि लेट्स से भारत की सरकार से कितने मधुर रिश्ते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। क्योंकि उन्हें होता है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा पैसा निवेश किया भारत में, सपोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई प्रोजेक्ट लगाया, कल को उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई डिस्प्यूट पड़ गई, कुछ केस हो गया, ये वो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी सरकार को बोलती है, भाई हमारी मदद करो, हमने भारत में पैसा निवेश किया या किसी और देश में। उनके देश की सरकार यानी कि अमेरिका हो गई या फ्रांस की कंपनी, तो फ्रांस की सरकार भारत की सरकार से बात करती है, देखो भाई हमारी कंपनी की ये प्रॉब्लम है, आप उसे मेरिट पे केस को जल्दी रिजॉल्व करवा दीजिए। तो जब भारत के रिश्ते दुनिया के बड़े देशों से या छोटे देशों जिनसे भी बढ़ेंगे, तो उन देशों की जो बड़ी कंपनीज हैं या छोटी कंपनीज हैं, वो भारत में आने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, उन्हें रिस्क कम लगेगा और उन्हें होप ज़्यादा दिखेगी बिजनेस की। तो इसका जो G20 हुआ, इसमें भारत की पोजीशन उभरती हुई आई। सब लीडर्स ने कलेक्टिवली इंडिया को अप्रिशिएट किया है, राइट। इंडिया की थॉट लीडरशिप देखी गई है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सबकी नज़रों में आ रही है। हमारी ग्रोथ 7% के करीब है शायद, या एवरेज 7 भी चलती रहे, 8 चले 9 चले बहुत अच्छा, बट अगर 7% भी चलती रहे तो 2027 और 28 के बीच में हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, जो अच्छा है, पर हमारा रास्ता तो भी बहुत दूर है, राइट। पर बात है कि इन G20 में जो मीटिंग्स हुई भारत के रिश्तों की बायलैटरल बेसिस पे सब देशों के साथ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आने वाले वक्त में। सर, अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो लगातार यही कहा जा रहा है कि 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 हुआ। एक लिस्ट बनी हुई है जहां अमेरिका से चालू हुआ, G20 लगातार हर कंट्री में हो रहा है और दो कंट्रियां अब इसके बाद और होंगी, फिर रिपीट होगा। अगर इस हिसाब से देखें तो 2042 में दोबारा G20 होगा इंडिया में। तो इसमें इस 2023 में क्या खास रहा? देखिए, 2023 में आप G20 को अलग रखिए, 2023 का वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं कह रहा हूं, मैंने अभी स्पीच में कहा अपनी, कि कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और अमेरिका चाइना के टेंशंस के बीच में ये दुनिया एक नए युग में आ गई है। कलयुग हम कहते हैं ना, पता नहीं कब शुरू हुआ खत्म होगा, और हम कलयुग में रह रहे हैं शायद, पर ये अब कलयुग 2.0 शुरू हुआ है कोविड के बाद। अच्छा, इस समय दुनिया के देश दोबारा से एक तरह से अपनी समीकरण, पार्टनरशिप्स, क्या मेरा इंटरेस्ट, क्या मेरा हित, किधर मेरा नुकसान ढूंढ रहे हैं और पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। तो इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको मैं कहूँगा ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये तो वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि ऑर्डर में तो होता है सब अपनी सुनिश्चित जगह में है, पर ये मैट्रिक्स बन रहा है। अलग अलग कनेक्शंस, अलग अलग जगह, अलग प्रेशर, कोई किसी को अपनी ओर खींच रहा है, कोई किसी को दूर कर रहा है, ट्रायंगुलेट कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है इस समय दुनिया में, और इस समय दुनिया में लीडरशिप की एब्सेंस है, वैक्यूम है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, तो वैक्यूम है। अब इस वैक्यूम के माहौल में और ये वर्ल्ड ऑर्डर में इतना मंथन हो रहा है, इस समय 20 देशों की मीटिंग होनी थी, लकीली वो हमारे यहाँ थी, फायदा हो गया हमें। हमने इसका पूरा फायदा भी उठाया और हमने इस नए वर्ल्ड मैट्रिक्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमने अपनी थॉट लीडरशिप अच्छे से दे दी। 3-4 प्रिंसिपल्स दिए कि भाई जो नया दुनिया बनेगी इसके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मान लीजिए क्या हो। एक है जियो और जीने दो, को एग्जिस्ट करो, वासुदेव कुटुंबकम। एक, दुनिया में सब इंटरकनेक्टेड हैं, को एग्जिस्ट करो, करना सीखो।
दूसरा है ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी कि जो भी डेवलपमेंट का प्लानिंग करे, पॉलिसी प्लानिंग हो, उसमें ह्यूमन, इंसान का कोर इंटरेस्ट देखा जाए। ना कि ये सोचा जाए दुनिया केवल मार्केट है, ना कि ये सोचो कि मेरा देश जो है केवल मार्केट है, खरीद बेच, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, बस नहीं। देश में समाज भी होता है, मार्केट नहीं होती केवल, राइट। तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, गैप ब्रिज करो नॉर्थ और साउथ का, अमीर और गरीब का, सेकेंड प्रिंसिपल ये। और थर्ड प्रिंसिपल होप। प्राइम मिनिस्टर ने G20 की क्लोजिंग में आखिरी सेंटेंस में कहा, आई थिंक कि आई विश पीस एंड होप फॉर द G20। होप, बाय द वे, इंसान को जीवित रहने के लिए जो सबसे बेसिक चीज चाहिए होती है, बहुत बड़ी स्टडी है इसमें, वो है होप। तो आज की दुनिया में होप की बहुत जरूरत है। मेंटल स्ट्रेस है लोगों में, बच्चों में, नौकरियां नहीं है, टेंशन्स हैं, क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या होगा, दुनिया में वॉर्स हो रही हैं, क्या होगा, आतंक है, तो बहुत फियर भी है, और मेरी जिंदगी कैसे जाएगी, वो चैलेंजेस इतने बड़े बड़े हैं। होप। तो आई थिंक ये तीन चीजों को जो मिश्रण करके भारत ने डाला कि भाई ये, और फिर वापस उसी में आइए, जिए और जीने दो, मिडिल पाथ, को एग्जिस्टेंस, सद्बुद्धि। इस समय कोई देश इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, और लकीली हमारे पास अपनी ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, हमारी कल्चर है जिसमें ये चीजें सबसे अहम है। तो ये हम चीजें दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वॉइस से, और दुनिया अब देख रही है। तो इसलिए ये टाइमिंग जो थी, ये वक्त जो है, और हमारे पास जो स्पेशल चीजें हैं, इन सबको आप मिक्स कर दीजिए, तो इसलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और कहा कि एक होप इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ह्यूमन को रखना चाहिए फ्रंट में, ना कि लेन देन या व्यापार को ही रखना चाहिए। एक मानव भी देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।